नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज गुरु नानक जयंती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में जो है नेट के रिजल्ट भी आ चुके हैं, परिणाम घोषित हो चुके हैं। और जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, जिनका नहीं हुआ है तो उन्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से मायूस मत होइए, ठीक है। एग्ज़ाम जो है हर साल होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। अभी जो कोरोना की वजह से थोड़ा मर्ज होके हो रहे हैं, लेकिन साल में लगभग 2 बार जो है एग्ज़ाम होते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और साथियों, एक स्ट्रैटेजी के साथ जो है तैयारी करनी है। बिल्कुल आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, काफ़ी लंबे समय बाद आया हूँ साथियों, क्योंकि जो है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। ऑफलाइन क्लासेस के चलते जो है ऑनलाइन में आने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसा भी है, आज वक्त निकाल के मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि जब से नेट का रिजल्ट आया है तब से बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं। जिसका नेट नहीं हुआ है वो काफ़ी मायूस भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मायूस मत होइए, है ना। अभी आपने शुरुआत की है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो अभी तो शुरुआत है। तो किसी भी प्रकार से मायूस मत होइए और लग जाइए नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में। बिल्कुल दोस्तों, तो आज मैं आपको जितना मुझे अनुभव है, मेरे अल्प ज्ञान के आधार पर साथियों, आज मैं आपसे जो है कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे रणनीति बनानी है, हमें किन किन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है और किन किन पॉइंट्स को थोड़ा हम छोड़ भी सकते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके लिए हमें एक लंबा वक्त चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा भी है, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसे आप फॉलो करोगे, और फॉलो करोगे तो साथियों डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने भी जो है बहुत बार जो है असफलताएं देखी है जीवन में, उसके बाद में ही जो है साथियों एक सटीक रणनीति के पश्चात ही जो है हमें सफलता मिली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए। तो मेरा परिचय आप सभी को पता है, मैं निर्मल सिंह, और साथियों काफ़ी लंबे समय से जो है हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल से का अनुभव है मुझे। और दोस्तों जो है नेट जेआरएफ सारे एग्जाम मैंने ये क्वालिफाई कर रखे हैं। तो उसी आधार पर जो है आज मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए आज अब मैंने आपके लिए, ताकि आप जो है थोड़ा मोटिवेटेड फील करें, आज गुरु नानक जयंती की जो है फोटो भी लगाई है। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। बिल्कुल, सिलेबस जो है आपकी स्टडी टेबल पर होना चाहिए एनी टाइम। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन हम करते क्या है, शुरुआत में ही गलती कर बैठते हैं। हम दोस्तों सिलेबस को देखते ही नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम देखते ही नहीं है दोस्तों, और हम जो है तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 1-2 जनों का हो भी जाता होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि सिलेबस का अच्छे से अध्ययन कीजिए, सिलेबस को समझिए, परीक्षा की प्रकृति को समझिए, उसके बाद में जो है साथियों आप तैयारी में लग जाइए। सिलेबस सामने होगा, जो जो पॉइंट पढ़ते जाओ साथियों, उन पे टिक करते जाओ। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा। बिल्कुल, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे नेट की, यूजीसी नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम की अगर बात करें साथियों, हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इतिहास एकेडमी में तो हिस्ट्री की ही बात होगी। चलिए, तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि जो सिलेबस है आपके पास में होना चाहिए। जिसके पास नहीं है दोस्तों, आज ही प्रिंट निकलवा के अपने टेबल पर रख लेना। अगर डाउनलोड करने में भी जोर आता है तो दोस्तों मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ज्यादा माथा मत मारना इधर उधर ढूंढने में, है ना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जो है टेलीग्राम चैनल से आप सिलेबस ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो हमारे सिलेबस में जो है साथियों टोटल यूनिट कितनी है, हमारे सिलेबस में टोटल यूनिट कितनी है साथियों, टोटल यूनिट है हमारे सिलेबस में 10। बिल्कुल, सिलेबस को देखेंगे तब पता चलेगा, है ना, बिना देखे तो कैसे पता चलेगा। तो सिलेबस को देख लेना। जो लोग मायूस हो रहे हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस को अच्छे से देख लेना। अभी मैं आपको एक एक यूनिट के बारे में बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। बिकॉज मैंने लंबे समय से जो दोस्तों सिलेबस पर बहुत काम किया है, और यूजीसी नेट की जो है साथियों पुराने पेपर्स की बुक भी पब्लिश हुई है मेरे नाम से। तो काफ़ी लंबा समय जो है मुझे सिलेबस के साथ मैंने टाइम बिताया है, और मुझे एक एक यूनिट का पता है। और दोस्तों मुझे ये भी मालूम है कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रश्न को सोल्व करेंगे, आप पुराने पेपर्स को देखेंगे, तो आप खुद साथियों ये अनुमान लगा लेंगे कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और किसको जो है साथियों कम पढ़ने से भी काम चल जाएगा। चलिए, तो 10 यूनिट है टोटल हमारे, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमारा जो सिलेबस के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। एक तो हमें पढ़ना पड़ता है साथियों प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। और दूसरा हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मध्यकालीन भारत पढ़ना पड़ता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हमें पढ़ना पड़ता है। और साथियों एक है आधुनिक भारत हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है।
और साथियों एक हमें पढ़ना पड़ता है इतिहास दर्शन। क्या पढ़ना पड़ता है? इतिहास दर्शन और लेखन, इतिहास दर्शन और लेखन। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स जो हैं साथियों हमें पढ़ने पड़ते हैं। चलिए चारों के बारे में विस्तार से आपको समझा दूं आगे चलकर। देखिए, एक हमारे पास पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और दोस्तों तीसरा हमारे पास क्या है दोस्तों? तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। और चौथा हमारे पास क्या है? इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन, हिस्टोग्राफी या लेखन। ठीक है, चौथा हमारे पास पार्ट है साथियों ये। हमारे सिलेबस के अंदर जो है प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। अब टोटल यूनिट इन सभी में क्या बनती है? टोटल यूनिट इन सभी की बनती है दोस्तों 10। टोटल 10 यूनिट हमारी इन सभी में बन जाती है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और इतिहास दर्शन। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं सबको पता है जिसने पेपर दिया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो प्राचीन भारत में से हम 30 क्वेश्चन मान के चलते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन प्राचीन भारत में से देखने को मिलेंगे। मध्यकालीन भारत में से लगभग आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आधुनिक भारत में 30 क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, 30 की जगह 28 भी हो सकते हैं और 32-33 भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मोटा मोटा एवरेज जो है साथियों वो यही है। और यहां से आप एवरेज मान के चलो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल जो है क्वेश्चन कितने हो गए? 30 30 30 90 और साथियों 10 कितने हो गए? 100। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100। और दोस्तों 4 हो गए हमारे पास अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो शुरुआत की हमारे सिलेबस में जो शुरुआत की 3 यूनिट है वो 3 यूनिट आराम से समझिएगा दोस्तों, बहुत काम आने वाली चीज है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, हमारे सिलेबस की जो शुरुआत की 3 यूनिट है, टोटल कितनी यूनिट है? टोटल हमारे पास 10 यूनिट है। जो पहली और जो दूसरी और जो तीसरी, ये जो 3 यूनिट है दोस्तों, ये प्राचीन भारत से संबंधित है। प्राचीन भारत से संबंधित है। आप देखेंगे पहली में, तो पहली यूनिट में हमें प्राचीन भारत को जानने के लिए जो स्रोत है उनकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मगध तक हमें मिल जाएगा। दूसरी यूनिट में हमें मगध का उत्थान है, उसके बाद में मौर्य काल है। ठीक है, और जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर हमें जो है साथियों प्राचीन भारत में समाज है, शहरीकरण है, कृषि है, अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो जो 3 यूनिट है, पहली 3 यूनिट दोस्तों, सिलेबस को हाथ में रखना, सिलेबस को पास में रखना, देखते जाना, टिक लगाते जाना। मैं सच बता रहा हूं, बिना सिलेबस के साथियों नैया पार नहीं होगी। सिलेबस को ढंग से पढ़ोगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। सफलता बिना सिलेबस को पढ़ने वाले को मिल जाती है, लेकिन एक लंबा वक्त लग जाता है फिर, है ना। बिल्कुल। इसके अलावा फिर 3 के बाद में चौथी, 5वीं और जो छठी यूनिट है साथियों, ये हमारी है मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत की, है ना। अब इसमें जो चौथी यूनिट है उसमें हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत की जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में 5वीं यूनिट के अंदर साथियों हमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था मिलेगी, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था हमें देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में जो है छठी जो यूनिट है साथियों, वह भी जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित है। यानी कि हर यूनिट को जो है साथियों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड, यानी कि 3 जो यूनिट है वो प्राचीन भारत की है, जिसमें प्राचीन भारत के अलग अलग पोर्शन दिए गए हैं। समाज संस्कृति का अलग है, अर्थव्यवस्था का अलग है, राजनीतिक इतिहास अलग है, जानने के सोर्स वगैरह हैं, उन सबको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में साथियों 7वीं, 8वीं और 9वीं जो यूनिट है, ये है आधुनिक भारत की। ये किसकी है? ये है आधुनिक भारत की। मैं सिलेबस क्यों नहीं लेके आया आपके सामने? बिकॉज सिलेबस आपको ही अपने सामने रखना है ना। सिलेबस को यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं है। सिलेबस सबके पास है, सबने देखा हुआ है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं बस आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने जो क्वेश्चंस है साथियों कवर होते हैं इन यूनिट में से। ओके, तो 7वीं 8वीं यूनिट जो है वो आधुनिक भारत से रिलेटेड है। 7वीं यूनिट के अंदर हम देखेंगे तो हमें आधुनिक भारत के जानने के सोर्स मिल जाएंगे, हमें ब्रिटिश सत्ता का जो है उत्थान देखने को मिलता है साथियों। तो फिर 8वीं और 9वीं यूनिट जो है वह भी आधुनिक भारत से संबंधित है। 8वीं यूनिट के अंदर हमें जो है उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलने लग जाती है। उसके बाद 9वीं यूनिट के अंदर हमें राष्ट्रवाद और गांधी जी के आने के बाद में, आगमन के बाद में जो साथियों आंदोलन चले, उनकी जानकारी मिल जाती है। और लास्ट जो यूनिट बची वो कौन सी है? 10वीं यूनिट। 10वीं यूनिट की अगर हम बात करें तो ये है हमारी इतिहास दर्शन से, इतिहास
इतिहास दर्शन से रिलेटेड है दोस्तों, हिस्टोग्राफी से, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन से संबंधित ये हमारी यूनिट है। तो आप देख सकते हैं हमारे सिलेबस में टोटल यूनिट्स है दोस्तों 10 में से 1, 2, 3 जो यूनिट है वो प्राचीन भारत से संबंधित है। एक में स्रोतों की जानकारी मिल जाएगी, दूसरे में हमें उसके बाद मौर्य है, गुप्त काल पता चल जाएगा, तीसरे के अंदर कृषि, अर्थव्यवस्था, समाज, शहरीकरण की जानकारी मिल जाती है। वैसे ही 4, 5, 6 मध्यकालीन की है, 7, 8, 9 आधुनिक की है, और जो 10वीं यूनिट है वो साथियों इतिहास दर्शन से संबंधित है। चलिए अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों, और लगभग इन तीनों पर पकड़ बनाना, देखिए दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका तीनों पर ही पकड़ होती है, लेकिन ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं उनकी या तो किसी एक टॉपिक पर ज्यादा पकड़ होगी या फिर 2 पर, है ना। ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं, ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जिनसे साथियों हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है। तो उस आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगभग जो विद्यार्थी है उनकी या तो इन 2 पर पकड़ होगी, या इन 2 पर होगी, या साथियों इन 2 पर होगी, यानी कि पूरी तीनों यूनिट्स पर किसी की पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती है। हमारा एक प्लस पॉइंट होता है, वो हमारा स्ट्रांग होता है। जैसे कि हम मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स में भी आगे चलकर जो है हमारे अलग अलग जो है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, यानी कि अलग अलग जो है मास्टर्स भी अलग अलग भागों में होती है। कोई प्राचीन भारत में एमए करता है, कोई मध्यकालीन भारत में, स्पेशलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, कोई मध्यकालीन भारत में करता है तो कोई आधुनिक भारत में करता है। तो जिसमें मास्टर्स होती है उसमें उसकी पकड़ भी अच्छी होती है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको साथियों यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो 3 पोर्शन है, इन 3 पोर्शन में से कोई भी 2 पोर्शन यानी कि लगभग 60 नंबर के, क्योंकि एक पोर्शन मैंने आपको बताया 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 10 नंबर, टोटल 100 नंबर। तो कोई भी 2 पोर्शन, अगर मैं शुरुआत की बात करूं प्राचीन और मध्यकालीन भारत, टोटल नंबर कितने हो गए 60, ठीक है। कोई भी 2 पोर्शन को तो मजबूत करके चलिए, ठीक है। अगर आप सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों कम से कम कोई भी 2 पोर्शन को मजबूत करके चलिए, क्योंकि ये मामला है 60 नंबर का, 60 नंबर का। और अगर पेपर में आपके 60 नंबर सही हो जाते हैं और इधर फर्स्ट पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन आप ले आते हो, तो दोस्तों नेट डेफिनेटली निकल जाती है। और 60 + 30, अगर 60 इधर आ जाते हैं और 90 उधर 60 इधर आ जाते हैं और 30 क्वेश्चन आपने जो है फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं, तो 90 नंबर बनते हैं। और 90 नंबर में डेफिनेटली जो है जेआरएफ 90 से 95 के बीच में जेआरएफ श्योर हो जाती है ना। अब देखिए दोस्तों बात है 60 नंबरों की। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है हमारी इतनी मजबूत पकड़ हो जाएगी कि हम 60 के 60 ही सही कर देंगे, इतना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ नए नए बनकर आते हैं, कुछ नई प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो साथियों कम से कम ये कोशिश करें कि इन 2 पोर्शन को, कोई भी 2 पोर्शन ले सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, इन 2 पोर्शन को लेने को आप कोई भी 2 पोर्शन ले सकते हैं। इन 2 पोर्शन को या फिर इन 2 को या फिर इन 2 को, किन्हीं भी 2 पोर्शन को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कम से कम 60 में से आप 40+ तो स्कोर कर ही पाए, 40+ तो स्कोर कर ही पाए। चलो 40+ भी नहीं तो 30% तो कर ही पाए, इतना लेके चलिए, है ना, इतना लेके चलिए कि 30 क्वेश्चन तो आप सही कर ही पाए, है ना दोस्तों। देखिए वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हमें क्वेश्चन पूरे 100 के 100 करने होते हैं, ठीक है। तो लगभग अगर ये इस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, आप अनुमान लगाकर भी करेंगे, तो अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो फिर आगे दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चनों का मामला बचता है, ठीक है ना। 20 से 25 क्वेश्चनों का मामला बचता है, और बाकी के जो 2 पोर्शन बचे हुए हैं इनमें अगर आप 20 या 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो टोटल यहाँ पर 55 स्कोर होता है ना। टोटल स्कोर कितना होता है, लगभग 55। तो आपको अपने सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करने के लिए एवरेज कितना स्कोर करना जरूरी है। तो अगर आप पुरानी कट ऑफ को देखोगे, अगर आप साथियों सिलेबस को देखोगे, अगर आप पुराने पेपर्स को देखोगे, तो साथियों आपको अनुमान लग जाएगा। और पुरानी कट ऑफ को देख के आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम 50 से 55 क्वेश्चन जो है हमारे सब्जेक्ट में सही कर लेते हैं तो हम एक अच्छी स्थिति में होते हैं। 50 से 55, ठीक है ना, 50 से 55 कर लेते हैं तो अच्छी स्थिति में होते हैं। और 55 से लेके 65 के बीच में अगर आप करते हो, या 55 से 60 के बीच में भी करते हो, तो वो बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है ना। जैसे कि अगर आपके 60+ क्वेश्चन आते हैं तो आप जेआरएफ के बहुत करीब हो जाते हो, बहुत ज्यादा करीब। और उधर बचा फर्स्ट पेपर में अगर आप कर लेते हो दोस्तों, फर्स्ट पेपर में अगर हम पेपर 1 की बात करें, अगर फर्स्ट पेपर में अगर आप कर लेते हो साथियों 25 से 30 क्वेश्चन सही, और आप अपने सब्जेक्ट में जो कि कौन सा है, हिस्ट्री है, जो कि क्या है साथियों, हमारा प्यारा हिस्ट्री है, उसमें अगर आप कर लेते हैं साथियों 50 से 55 क्वेश्चन सही, तो अगर आप मान के चलते हैं इधर 55 क्वेश्चन सही होते हैं और इधर 30 क्वेश्चन सही होते हैं, तो टोटल देख लीजिए
लगभग कितने होते हैं, 85 होते हैं। और साथ में 85 में डेफिनेटली नेट आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 50% भी स्कोर करते हैं, लगभग जो पुरानी कट ऑफ को देखेंगे तो वो तो नेट की 50 या 51, 50 से 52 के बीच में नेट की कट ऑफ इतनी जाती थी, है ना दोस्तों। नेट की कट ऑफ हिस्ट्री में कम ही जाती है, बिकॉज हिस्ट्री एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी है साथियों इसके अंदर लिटरेचर भी है, ठीक है, इसके अंदर राजनीतिक इतिहास भी है, इसके अंदर संवैधानिक विकास भी है, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर, स्वतंत्रता के बाद तक का है। तो इस वजह से जो है काफी बड़ा पोर्शन कवर करता है। इस वजह से जो है साथियों कट ऑफ भी इसकी क्या है, कम जाती है। तो अगर फर्स्ट पेपर में 25 से 30 के आसपास स्कोर कर लेते हो और सेकंड पेपर में 50 से 55 के आसपास स्कोर कर लेते हो साथियों, तो क्या हो जाएगा, आपका आराम से नेट क्वालिफाई हो सकता है। और 60 से 65 के बीच में हो तो जेआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है। यहाँ 30 से 35 के बीच में, यहाँ 60 से 65 के बीच में आराम से निश्चिंत होकर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। अब आप बोल रहे हो कि गुरुजी आपने तो हमें ये बता दिया, ये तो हम भी जानते हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो हमारे 3 पार्ट्स जो हैं, 4 पार्ट हैं टोटल, जिसमें शुरुआत का पहला प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, उसके बाद इतिहास दर्शन। तो 3 में से कम अगर आप ये मान के चलें कि अभी 3 या 4 या 6 महीने बाद में भी एग्जाम है, तो कम से कम 2 पोर्शन, या तो प्राचीन या मध्यकालीन का कर लो, या मध्यकालीन या आधुनिक का कर लो, या आधुनिक या प्राचीन का कर लो, है ना, कैसे भी कर लो, लेकिन कम से कम 2 पोर्शन इतने अच्छे तैयार कर लो कि 2 पोर्शन में एवरेज 60 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 35 से 40 क्वेश्चन आप सही कर सको। उसके बाद में मामला बचेगा आपका 10 से 15 क्वेश्चन का, 55 तक भी अगर हम चलें तो 10 से 15 क्वेश्चन का मामला बचेगा, वो आप फर्स्ट पेपर में कवर कर सकते हो, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में कवर कर सकते हो। और दूसरा अपने सब्जेक्ट में जो बचा हुआ पार्ट है, जो इतिहास दर्शन का पार्ट है, जो आधुनिक भारत का पार्ट है, भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही अनटच है, कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा ना, तो कुछ तो अनुमान सही लगा ही पाओगे। तो इस आधार पर आप 2 यूनिट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। और दोस्तों 2 यूनिट में भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पुराने पेपरों का अध्ययन करोगे साथियों, तो आप ये पाओगे कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आते हैं समाज से, वो आते हैं संस्कृति से, वो आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। अगर आप गुप्त काल को पढ़ोगे तो गुप्त काल में स्थापत्य का विकास क्वेश्चन साथियों वहां से ज्यादा आते हैं। अगर आप मौर्य काल को पढ़ेंगे तो मौर्य काल में साहित्य, ठीक है, शिक्षा, ये ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। आजकल साथियों ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, राजनीतिक इतिहास कम पूछा जाता है, और जो सांस्कृतिक, जिसको हम कहते हैं कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है ना, वो ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप मध्यकालीन भारत में आओगे साथियों, तो आप पाओगे कि मध्यकालीन भारत में मुगल चित्रकला, मुगल स्थापत्य कला, मुगल साहित्य, यहां से जो है क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग्स है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। जहांगीर के समय चित्रकला, शाहजहां के समय स्थापत्य कला, ठीक है, अकबर के समय जो हिंदी साहित्य का क्या योगदान रहा, तो ऐसे क्वेश्चन जो है साथियों ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एनालिसिस करोगे, पुराने पेपर्स को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार यहां से जो है ज्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ज्यादा आ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैंने देखा, इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। धर्म दर्शन पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो राजनीतिक इतिहास से जो है क्वेश्चन आजकल इतने नहीं पूछे जाते जितने धर्म, दर्शन, समाज, व्यापार, ठीक है, मध्यकालीन व्यापार पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त काल की बात करेंगे तो वहां पर भी जो है साथियों गुप्तकालीन व्यापार व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी जो ट्रेंड वो थोड़ा बदल रहा है, ठीक है। ज्यादातर को जो क्वेश्चन है वो अर्थव्यवस्था को लेकर, समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन एरिया पर आप ज्यादा फोकस करना, ठीक है, इन एरिया पर आप ज्यादा फोकस करना। अगर मैं पीछे आपको बताऊं तो देखिए, प्राचीन भारत में आप यहां देखो तो ये 3rd यूनिट जो है ना साथियों, ये 3rd यूनिट किसकी है, ये 3rd यूनिट है साथियों प्राचीन भारत के अंदर। कृषि है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसके बाद में फिर ये 5वीं यूनिट हो गई, उसके बाद में 6ठी यूनिट हो गई, और उसके बाद में 8वीं यूनिट हो गई। 8वीं यूनिट के अंदर क्या है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, उपनिवेश भारत की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों देखो 3 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई और 8 हो गई, इसके अलावा 7वीं यूनिट है ना, इन यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये 5 यूनिट तो मैंने आपको बता दी, 3, 5, 6, 7 और 8, इन यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो पुराने पेपर्स को आप पलट के देख सकते हैं, इतिहास के पन्ने को पलट के देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो मायूस हमें बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम खुश रहना है। और सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एग्जाम की परीक्षा देने जाओ तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर उनको जरूर देख लो, पुराने प्रश्नों को जो है जरूर आपको देखना है। पुराने प्रश्नों को देखने से क्या मतलब है, पुराने प्रश्नों को देखने का मतलब यही है कि हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। जब भी कभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो साथियों, तो सिलेबस अपने पास में रखो, सिलेबस को समझो और दोस्तों पुराने प्रश्नों को जो है हल करके देखो। और ऐसे नहीं है कि पुराने प्रश्नों को सीधा ही हल करके देखो, पहले 1-2 टॉपिक पढ़ लो। जैसे मान लो प्राचीन भारत में 2 टॉपिक पढ़ लो, 2 टॉपिक पढ़ के फिर उन 2 टॉपिक से जो पुराने प्रश्न उत्तर
यानी कि उन 2 टॉपिक से जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको देख लो। अगर साथियों 10 में से अगर आप 4 भी सही कर लेते हो, 4 या 5 भी सही कर सकते, 5 तो 50% हो जाएगा ना। अगर आप 4 भी सही करते हो ना 10 में से, तो भी आप ये मान सकते हो कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। क्योंकि दोस्तों पहली बार में अगर आप 2 टॉपिक पढ़ के फिर पुराने पेपर लगा रहे हो, 10 में से 4 भी सही हो जाएंगे, तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो 40% तो है, मामला कवर हुआ। ठीक है। और नेट की कट ऑफ कितनी जाती है हिस्ट्री के अंदर? 50 से लेके 60 के बीच में, है ना, 50 से 60 के बीच में जाती है, पूरी जेआरएफ हो चाहे नेट हो। ठीक है। तो आपको जो है पुराने पेपर्स को देखना जरूरी है दोस्तों। इतिहास गवाह है इस चीज का, तो इतिहास गवाह है। हम बात करें बाबर की, तो बाबर भी जो युद्ध से पहले युद्ध भूमि का मुआवजा करके आता था, देख के आता था भाई साहब युद्ध की भूमि कैसी है, वहां पर युद्ध ढंग से किया जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, अगर उबड़ खाबड़ जमीन है, कैसा है, समतल मैदान है, पूरी युद्ध भूमि का पहले मुआवजा करता था, उसके बाद में युद्ध लड़ता था और साथ ही युद्ध में विजय भी हासिल करता था। तो आपको भी जो है एक प्रकार से जो परीक्षा रूपी युद्ध भूमि है, इसमें आने से पहले युद्ध भूमि का मुआवजा कर लो। यानी कि पहले जो है साथियों प्रीवियस पेपर का मुआवजा, प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से देख लो और सिलेबस को अच्छे से देख लो। और दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप साथियों शिद्दत से कोई चीज़ चाहोगे तो उसमें जो है आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, ये लिखवा के ले लो। क्योंकि दोस्तों जो सरस्वती माता है वो अपना कर्ज सरस्वती माता अपना जो कर्ज है साथियों वो नहीं रखती है कर्ज, बल्कि ब्याज समेत चुकाती है। आप 100% करोगे आपको 200% मिलेगा, है ना। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है साथियों, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है ना। दुनिया में साथियों इतनी महान महान विभूतियां हुई है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर साथियों अपनी किस्मत को बदला है। ठीक है। मेहनत कीजिए। और दोस्तों देखिए, जैसा आप बोओगे है ना वैसा ही आपको मिलेगा। सुना है ना आपने, ये कहावत तो बहुत सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं आपको, लास्ट में यही कहना चाहूंगा मैं आपको कि यही कहना चाहूंगा आपको कि दोस्तों जितना जो आपका सब्जेक्ट है उसको जितना आप टाइम दोगे, सब्जेक्ट भी आपको उतनी ही सफलता की तरफ लेके जाएगा। और दोस्तों देखिए, जेआरएफ करने के लिए सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ता है दोस्तों, मोहब्बत करनी पड़ती है विषय से, दिन रात उसके साथ समय जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी में हमारा इन्वेस्ट करते हैं साथियों, तो आज नहीं तो कल उसका आउटपुट तो हमें मिलता ही मिलता है। बिल्कुल 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 विषय के साथ साथियों आपको प्यार करना पड़ेगा, और जितना गहराई से विषय के साथ प्यार करोगे, विषय आपको उससे दुगना प्यार देगा, है ना दोस्तों। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है ना, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको जो है मिलने वाला है। तो दोस्तों सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा सोचो मत और इधर उधर की मत सुनो। आराम से दोस्तों सिलेबस को अपने पास लेके बैठो, अभी खूब वक्त है, रिलैक्स होकर आराम से सिलेबस का अध्ययन करो। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ऐसे यूनिट्स बटी हुई है और कौन कौन से पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट रूप से, महत्वपूर्ण रूप से पढ़ने हैं, ठीक है, वो आप पढ़ते जाइए। कोई भी 2 पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और साथियों फर्स्ट पेपर को जरूर टाइम दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर स्कोरिंग होता है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन देखोगे, कुछ जो है डीआई के क्वेश्चन देखोगे, तो साथियों उसमें आप स्कोर कर सकते हो। पैराग्राफ आ जाता है ना, उसके अंदर आप जो है क्वेश्चन के जवाब इजीली 5 में से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो फर्स्ट पेपर पे थोड़ा फोकस करें, सब्जेक्ट को पढ़ें लेकिन फर्स्ट पेपर को भी पढ़ें, बिकॉज उसके बिना, उसमें भी जो है साथियों नंबर आने जरूरी है, उसके बिना फिर ऐसे पार नहीं पढ़ने वाली है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज जो है आपको मेरे द्वारा बताई गई जो स्ट्रेटेजी है, यानी कि कोई भी 2 यूनिट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत अच्छे से मजबूत तैयार कर लीजिए कि 60 में से 40 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पाओ। मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी आपको सही लगी है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप आज सभी जो है सिलेबस को प्रिंट निकलवा के, मोबाइल में नहीं दोस्तों, मोबाइल में नहीं, बिकॉज मोबाइल के अंदर जो चीजें होती है वो अक्सर मोबाइल में ही रह जाती है, और साथ ही मोबाइल हमारे बदलते रहते हैं, है ना। तो ऐसे लक्ष्य हमें बदलते रहना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी प्रिंट आउट निकलवाएंगे। जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है मैं उसको कह रहा हूं आज प्रिंट निकलवाएंगे, टेबल पर रखेंगे, और उसके बाद में जो है साथियों पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कवर करते जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी जो है मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊं। अभी थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं हैं, और थोड़ा बुक का काम जो है साथियों काफ़ी लंबा जो पब्लिशिंग का काम चल रहा है, उस वजह से साथियों टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बहुत जल्दी वक्त भी निकालेंगे आपके लिए, क्लासेस भी लेकर आएंगे, थोड़ा आप पढ़ोगे, थोड़ा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मिलकर जो है साथियों हम सफलता हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आज की क्लास इतनी ही है, और सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर आपके कदमों को चूमने वाली है। धन्यवाद।